नमस्कार। चलिए आज हम बात करेंगे मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, पहली चीज मोमेंटम, पेज नंबर 93, लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में पेज नंबर 93 ऊपर एक हेडिंग है मोमेंटम। क्या हेडिंग है? मोमेंटम। तो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है आज, उसके बाद सीखना है कि मोमेंटम क्या होता है, फिर न्यूटन सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक, तो मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन में भी थोड़ा सा इसका पार्ट पढ़ा था। ठीक, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। और इसके बाद बता रहे हैं कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज, किसी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, तो उसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, इसका मास एंड वेलोसिटी, यानी मास एंड वेलोसिटी का जो मल्टीप्लीकेशन है, यानी जो प्रोडक्ट है, वो क्या कहलाता है? मोमेंटम। इसका मतलब P इज इक्वल टू mv, वेक्टर क्वांटिटी है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ v है ना, मीटर पर सेकेंड, इसका किलोग्राम, इसकी यूनिट हो जाएगी। mlt माइनस 1 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अगर इसकी डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगी? तो कहेंगे वेलोसिटी के अलॉन्ग होगी। डायरेक्शन किसके अलॉन्ग? वेलोसिटी के अलॉन्ग। तो ये हो गया मोमेंटम। मोमेंटम मतलब यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास। किसी बॉडी का अगर मोमेंटम आपको चाहिए तो उस मास क्या है उस बॉडी का, वो, और उसकी वेलोसिटी क्या है, वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? मोमेंटम कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं सम ऑब्जर्वेशंस फॉर मोमेंटम एंड फोर्स। एफ फॉर फोर्स है यहां पर। ठीक, कुछ फोर्स और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी सम ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षण है फॉर मोमेंटम एंड फोर्स। मोमेंटम और फोर्स के लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। एनसीईआरटी में इसको डॉट से दिखाया गया है। 3 4 5 बातें हैं, इन पांचों बातों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए पहली चीज कह रहा है कि मान लीजिए आप लाइट वेट कार ले लीजिए, जैसे कि ये कार बनी है, लाइट वेट है। वेट का मतलब यानी मास इसका कम रहेगा। ठीक, हैवी वेट ट्रक, एक ट्रक है जिसका वेट बहुत ज्यादा है। अब लाइट वेट कार है, यहां हैवी वेट ट्रक है। दोनों को सेम स्पीड में लाना है, दोनों को सेम टाइम में सेम स्पीड में लाना है। तो बताइए किस पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा? कहेंगे ट्रक पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। भाई ये तो हल्की है, इस पे फोर्स कम लगाना पड़ेगा, इस पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी सेम टाइम में सेम स्पीड अटेन करें, इसके लिए इस पे जो हैवी वेट ट्रक है इस पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इस बात को एनसीईआरटी में लिखा गया इस तरीके से कि मच ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू पुश द ट्रक देन द कार टू ब्रिंग देम टू द सेम स्पीड इन द सेम टाइम। यानी मच ग्रेटर स्पीड की जरूरत पड़ेगी ट्रक पर, ठीक है ना, देन कार की अपेक्षा इस पे ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। मच ग्रेटर फोर्स इज नीडेड, फोर्स इस पे ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकि दोनों सेम टाइम में सेम स्पीड अटेन करें। तो इसके लिए आपको ट्रक पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इस बात का तो ये मतलब हो गया जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ, यानी मच ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू पुश द ट्रक देन कार टू ब्रिंग देम टू द सेम स्पीड इन द सेम टाइम। यानी सेम टाइम में सेम स्पीड अटेन करें, सेम टाइम में सेम स्पीड अटेन करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो ट्रक है उस पर फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। चलिए अब इसी तरीके से इसको सेम टाइम में ही रोकना हो, सेम टाइम में ही रोकना हो, यानी इसके लिए ग्रेटर फोर्स, ग्रेटर कौन सा फोर्स? अपोजिंग फोर्स, ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप, इज नीडेड टू स्टॉप अ हैवी वेट ट्रक देन द लाइट कार, लाइट वेट कार, यहां पे लाइट वेट लिख लीजिए, लाइट वेट कार इन द सेम टाइम। ठीक, इफ बोथ हैविंग द सेम स्पीड, यानी अगर दोनों की स्पीड सेम है, इफ बोथ हैविंग सेम स्पीड, अगर दोनों की स्पीड सेम है और दोनों को एक साथ आप रोकना चाह रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है और दोनों को एक साथ रोकना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? इस पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, अपोजिट फोर्स इस पे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इस पर ज्यादा लगाना पड़ेगा और दोनों सेम टाइम में जाके रुक जाएगी। तो इसका यह मतलब हुआ, यानी इट मीन्स, बात को समझिए, इट मीन्स मास इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द एक्शन ऑफ फोर्स। जाहिर सी बात है, इसका मतलब मास ज्यादा हो रहा है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, मास कम है तो फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। दोनों को सेम स्पीड में लाने के लिए, दोनों को सेम टाइम में रोकने के लिए, अगर सेम स्पीड है तो इसका मतलब इट मींस मास इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। मास क्या है? इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर द एक्शन ऑफ फोर्स, फॉर द एक्शन ऑफ फोर्स। ये तो रहा पहला ऑब्जर्वेशन। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं कि मान लीजिए आप एक हाई स्पीड बुलेट है, बुलेट का मतलब वो गोली, बंदूक से निकली गोली ना, जिससे वो मारा था माफिया, वही वाली बात है यहाँ पे। ठीक, तो हाई स्पीड बुलेट और एक है लो स्पीड बुलेट। ठीक, दोनों का मास सेम है, ये भी मास है, ये भी मास सेम है दोनों की, बस स्पीड अलग अलग है। ठीक, दोनों का मास सेम, दोनों बुलेट की स्पीड दोनों बुलेट की स्पीड अलग अलग है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, लेकिन मास दोनों का सेम है।
तो दोनों को सेम टाइम में अगर रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम टाइम में स्टॉप करने के लिए आपको किस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है, यानी ग्रेटर स्पीड बुलेट पर ग्रेटर अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है बात? जाहिर सी बात है, एकदम सिंपल, इसमें कौन सा लॉजिक लगाना ज्यादा। यानी इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि अफेक्ट करती है एक्शन ऑफ फोर्स को। तो यानी वेलोसिटी इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू अफेक्ट द एक्शन ऑफ फोर्स, टू अफेक्ट द एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है बात? तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। अब चलते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 3 पर। समझ में आ रहा है इसमें क्या था? इसमें लाइट वेट कार है, हैवी वेट ट्रक है, दोनों को सेम टाइम में सेम स्पीड में लाने के लिए इस पर फोर्स यानी पुशिंग फोर्स, जो इसको अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। दोनों की अगर स्पीड सेम है और दोनों को सेम टाइम में रोकने के लिए इस पर क्या होगा, कहेंगे इस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से यानी यहाँ पे मास तो सेम है, इसका मतलब मानी इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चल रहा है कि मास इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बात को समझिए, मास इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द एक्शन ऑफ फोर्स। इस वाले केस में क्या है कि दोनों बुलेट जिसका मास सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है, इसकी ज्यादा स्पीड है, इसकी कम स्पीड है, दोनों को एक साथ रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है उस पर ज्यादा फोर्स, अपोजिट फोर्स, यानी उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू अफेक्ट द एक्शन ऑफ फोर्स। अब ऑब्जर्वेशन नंबर 3, इसको नोट करिए। अब तीसरे ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। चलिए ऑब्जर्वेशन नंबर 3, तीसरा ऑब्जर्वेशन इसमें यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि एक बॉडी m1 मास की है, एक बॉडी m2 मास की, दो बॉडी है, एक m1 है एक m2 है। m2 इज ग्रेटर देन m1, यानी ये बड़ी है थोड़ी सी, इसका वेट ज्यादा है, यानी इसका मास ज्यादा है, इसकी स्पीड है v1, इसकी स्पीड है v2, यानी v2 इज ग्रेटर देन v1। यहां पर ये ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है। अब आप बताइए, अगर दोनों यानी मूव कर रहे हैं, जाहिर सी बात है दोनों मोशन में है, अब दोनों को रोकना है, दोनों को रोकना है, तो अब क्या सेम टाइम में या सेम डिफरेंट टाइम में? अब बात यहां सेम टाइम या डिफरेंट टाइम की नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि न दोनों का मास सेम है और न दोनों की वेलोसिटी सेम है। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, तो यानी दोनों को स्टॉप करने के लिए, दोनों को रोकने के लिए, भले ही अलग अलग टाइम में आप रोकें, दोनों को स्टॉप करने के लिए या रोकने के लिए, बात को समझिए। ठीक, किस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? किस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? कहेंगे m2 पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, m2 पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, यानी m2 जिसकी वेलोसिटी v2 है पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बात को समझिए, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और इस पर क्या होगा, ये जो m1 है जिसकी वेलोसिटी v1 है, इस पर फोर्स, इस पर है ना, पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, यानी यहां पर किससे हम डिटरमाइन कर रहे हैं, यानी मास और वेलोसिटी दोनों एक साथ, यहां पे ये दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं फोर्स पर। यानी फोर्स कम लगाना पड़े या ज्यादा लगाना पड़े, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि इसका मास कितनी है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर इसका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आप देखिए अगर ज्यादा है तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसकी मास और इसका वेलोसिटी का प्रोडक्ट देखें कम है तो इस पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा। देयरफॉर यानी अ न्यू पैरामीटर, बात को समझिए, देयरफॉर अ न्यू पैरामीटर, हम यहां लिखेंगे देयरफॉर अ न्यू पैरामीटर, एक नया पैरामीटर आ रहा है जिसको हम कहते हैं क्या, m इंटू वी, यानी मोमेंटम। सीधे सीधे लिखिए मोमेंटम, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक, डिटरमाइन द एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, अफेक्ट द एक्शन ऑफ फोर्स, जिसको हम यहां पे लिख रहे हैं मोमेंटम। ठीक, अफेक्ट द एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, अगर mv ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, अगर mv कम तो फोर्स कम, यानी हम यहां लिखेंगे, यानी यहां पर कि m इंटू वी अगर ज्यादा है, ठीक, तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर m इंटू वी कम है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। बात को समझिए,
ठीक, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो क्या चीज है, यानी फोर्स एक एक्शन है। ठीक, क्लियर बात, फोर्स एक एक्शन है, वर्क करेगा। ठीक, लेकिन ये कब डिपेंड करेगा, किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, कहेंगे मास पर और वेलोसिटी पर। अगर मास इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा है तो आपको जो फोर्स लगाना है वो ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी स्टॉप करने के लिए या फिर इसको मोशन में लाने के लिए। ठीक इसी तरीके से अगर ये कम है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, चाहे स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए किसी बॉडी को, या फिर इसको मोशन में लाने के लिए। ठीक, तो ये बातें आप नोट करेंगे। तो यानी 10 हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार इस नतीजे पर हम पहुंच गए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी अगर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, यानी मोमेंटम अगर टाइम के साथ बदल रहा है तो वहां पर क्या जरूरत पड़ती है, फोर्स की। तो इस बात को लिखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। इसको ऐसे भी लिख लीजिए, किसके साथ में, टाइम के साथ में, चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। किसी और की चीज के नहीं कि डिस्टेंस के टर्म में आप देख रहे हैं, टाइम के टर्म में, टाइम है ना, रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक, इसको इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। इसका मतलब फोर्स को हम लोग कैसे लिख देंगे, फोर्स इज इक्वल टू, चूंकि ये भी सब मामला वेक्टर का है, तो यानी फोर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, ये मिल जाएगा, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। ठीक, इसको नोट कर लीजिए यहां तक। अब आगे देखिए, एक अलग ऑब्जर्वेशन दे रखा, पॉइंट डॉट लगा के चौथा नंबर। ठीक, पॉइंट डॉट लगा के चौथा नंबर, जरा इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, चौथा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। चलिए ऑब्जर्वेशन नंबर 4, ऑब्जर्वेशन नंबर 4, बड़े ध्यान से इसको देखते हैं क्या है ये। देखिए इन्होंने कहा कि अब की बार एक आपने मास ले लिया दो अलग अलग, ठीक ना, एक मास m1 है और एक मास है m2, इस तरीके से आपने बना दिया ये m2। ठीक, दोनों पर बता रहे कि इक्वल फोर्स अप्लाई कर दिया गया फॉर सर्टेन टाइम। ठीक, यानी अप्लाई इक्वल फोर्स फॉर सर्टेन टाइम t। इस पे क्या किया जा रहा है, अप्लाई इक्वल फोर्स फॉर अ सर्टेन टाइम t। अब बात को समझिए जरा, सर्टेन टाइम t क्या होगा अब। ठीक, अगर मान लीजिए हम यहां ये कह दें कि m2, देखिए बात को समझिए, जो उन्होंने बताया कि इफ m2 इज ग्रेटर देन m1 तो क्या होगा, इफ m2 इज ग्रेटर देन m1 तो क्या होगा, यानी जो लाइटर पार्टिकल है वो कौन सा, यानी ये भारी हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा, तो हल्का वाला क्या होगा, मोर स्पीड अटेंड कर लेगा, यानी ये ग्रेटर स्पीड अटेंड कर लेगा उतने टाइम में, इसकी स्पीड कम रह जाएगी। क्लियर है बात, जाहिर सी बात है, अगर दोनों सेम, देखिए दोनों में क्या है, ये m1 m2 ये भारी है और ये कम वेट का है, ये भारी इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है, लेकिन इक्वल फोर्स अप्लाई किया गया, दोनों पर इक्वल फोर्स अप्लाई किया गया, जाहिर सी बात है इक्वल फोर्स अप्लाई किया गया, तो जो हल्का वाला है वो मोर स्पीड अटेंड कर लेगा इसी टाइम टी में, लेकिन ये वाला है वो कम स्पीड अटेंड कर पाएगा इसी टाइम टी में। इस बात को लिखिए कि इसको जो लिखे हैं वो उसी भाषा को लिखिए कि लाइटर यानी m1 ब्रैकेट में देखिए लाइटर पार्टिकल है, ठीक, पिकअप ग्रेटर स्पीड एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल देन हैवियर बॉडी यानी m2 से। ठीक, तो इस बात को लिखिए, इस बात को लिखिए, लाइटर यानी m1 की बात करें, ठीक, लाइटर बॉडी, लाइटर बॉडी, ठीक, पिकअप ग्रेटर स्पीड एट, पिकअप ग्रेटर स्पीड एट द एंड ऑफ टाइम, एंड ऑफ टाइम इंटरवल, ठीक है ना, टाइम इंटरवल। अब इसको जरा समझते हैं ये क्या है, टाइम इंटरवल को यहां क्यों लिखकर आ गए, ठीक, इंटरवल, देन हैवियर बॉडी m2, ठीक है ना, देन हैवियर बॉडी m2, ठीक।
अब इन्होंने कहा टाइम इंटरवल क्यों, देखिए जो ये टी है, मान लीजिए आपने कहा कि हम ये इसको करीब करीब आपने कहा कि हम इसको 30 सेकंड तक अप्लाई किए, 30 सेकंड तक, यानी 30 में, यानी आपने शुरू से किया t इक्वल टू 0 से 30 सेकंड तक ये फोर्स आपने अप्लाई किया दोनों पे इक्वल, तो आप एट लास्ट यानी 30 सेकंड में, यानी 30वें सेकंड में आप देखेंगे तो आपको इसकी स्पीड ज्यादा मिलेगी, इसकी स्पीड कम मिलेगी। तो यहां वही बात लिखी एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल का मतलब यही था, एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल, ठीक, एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल, इसका मतलब यही है। बट लेकिन आप जब मोमेंटम की अगर बात करें तो मोमेंटम दोनों का सेम मिलेगा, क्यों, क्योंकि अब इस बात को जरा इसमें लिखा बट एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल बोथ बॉडी एक्वायर सेम मोमेंटम, ठीक, बट ठीक, अब ऐसा क्यों, बताइए ऐसा क्यों, यानी उन्होंने कहा कि देखिए m2 ग्रेटर देन m1 है, ठीक है, लाइटर बॉडी है, पिकअप ग्रेटर स्पीड होगी, जाहिर सी बात है, देन किससे, हैवियर बॉडी से, एट द कहेंगे कब, कहेंगे यानी एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल, बट एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल बोथ बॉडी एक्वायर सेम मोमेंटम, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, यह ऑब्जर्वेशन है पेज नंबर यहां पर, ठीक, पेज नंबर 93 वाला जो लास्ट वाला है उसी में है, जिसमें वो क्रिकेट है, क्रिकेट वाला दिखाया गया उसके ऊपर वाले में, और ये दोनों मिलाकर है, ये ऑब्जर्वेशन इसी में है, ठीक ना, इसको समझिए, ये मतलब ये जो क्रिकेट वाले के बाद पेज नंबर 94 पर ये ऑब्जर्वेशन दे रखा, ठीक। अब इसको जरा सा समझते हैं क्या है ये मैटर, देखिए मोमेंटम का क्या मतलब है, कहेंगे मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू v होता, ठीक, अच्छा, जब यानी इसका जो मोमेंटम होगा, इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम, और इस पे क्या लगाया गया, कहेंगे फोर्स इक्वल लगाया गया, यानी इस पे हम मान लें कि ये जो बॉडी m1 है, ठीक, इस पर फोर्स लगा दिया आपने F, और ये m2 है, इस पर फोर्स आपने लगा दिया F, और ये कब तक, यानी डेल्टा टी टाइम तक, ये भी डेल्टा टी टाइम तक। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी और यहां पे अपॉन डेल्टा टी। जब आपने F और डेल्टा टी सेम रखा तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी क्या आ जाएगा, कहेंगे F इंटू डेल्टा टी। तो दोनों के लिए ये सेम है, तो दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों बॉडी के लिए ये चीजें सेम है। मान लीजिए डेल्टा टी को आपने कह दिया एट टी, ठीक, टी, इसका मोमेंटम आप निकालेंगे P1, तो आप क्या लिखेंगे यहां से P1, ठीक है ना। अब P1 मान लेते हैं यानी बॉडी रेस्ट में थी, तो मैंने रेस्ट में, बात को समझिए इसको जरा, ये आपने इसमें कंफ्यूजन आपको आएगी कि ये कैसे हो जाएगा, वो डेल्टा P दे रखा है, डेल्टा T दे रखा है, तो सिचुएशन ये है कि पहले ये रेस्ट में थे, ये क्या पहले रेस्ट में, ठीक, दोनों क्या है रेस्ट में, बात को समझिए। जब ये दोनों रेस्ट में है तो यानी V1 इसका आप निकालेंगे तो इनिशियल मोमेंटम यानी P इनिशियल क्या आ जाएगा, कहेंगे 0, इसके लिए भी P इनिशियल कहेंगे 0। अब आती बात P फाइनल की, P फाइनल क्या आएगी बात, तो P फाइनल इसमें कितना आएगा, कहेंगे देखिए यहाँ पे P फाइनल m इंटू जो भी वेलोसिटी रही हो, तो यहां से आप P फाइनल आपको काउंट करना, चलिए यहां पर भी P फाइनल काउंट करना, लेकिन आपको क्या गिवन है, यानी V1 V2 तो नहीं गिवन है, लेकिन फोर्स और टाइम गिवन है, फोर्स और टाइम गिवन है कि डेल्टा टी और टी इज रेस्ट में है, तो मतलब यानी टी इज इक्वल टू 0 से लेके और टी इज इक्वल टू टी तक फोर्स लगाया गया, टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू टी तक, यानी 0 से लेके टी तक तो टाइम इंटरवल कितना बना टी का, 0 से लेके टी तक तो टाइम इंटरवल कितना बना टी का। तो इसका मतलब जब आप यहां से निकालेंगे मोमेंटम P इज इक्वल टू, यानी फोर्स वाला फार्मूला आपने देखा था, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, और इस वाले फार्मूले में आपको लिखना होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T1 टू T2 या T इनिशियल टू T फाइनल, सॉरी T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है ना, T फाइनल माइनस T इनिशियल या T2 माइनस T1, इस तरह से लिखते हैं। क्योंकि ये P इनिशियल क्या है, 0 है, दोनों के केस में 0 है, तो फाइनल मोमेंटम इसका आ जाएगा और यहाँ पे क्या
तो इसका मतलब इसके लिए ये तो हो गया फॉर्मूला, इसके लिए आप निकालेंगे कि आप निकाले पाएंगे कि फोर्स इज इक्वल टू, इसका मतलब पी फाइनल अपान कितना, इसका जो मोमेंटम है अपान ये कितना टी। फिर इसके लिए निकालेंगे तो आप लिखेंगे एफ, चूंकि सेम फोर्स अप्लाई है दोनों पे, यहां क्लियर है बात, ठीक। तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, पी फाइनल मोमेंटम जो आपको चाहिए अपान टी। तो यानी दोनों से मोमेंटम, जो फाइनल मोमेंटम आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये फाइनल नीचे रहेगा भाई साहब, ये यहां पे, यानी दोनों के केस में जो मोमेंटम है वो क्या हो जा रहा है, ये दोनों के केस में सेम हो जा रहा है। यानी इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि दोनों, यानी बट लिखा है ना, बट एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल बोथ बॉडी एक्वायर सेम मोमेंट। क्लियर है बात। 10 इस प्रकार हम इस बात को लिख सकते हैं कि द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम काज द सेम चेंज इन मोमेंटम फॉर डिफरेंट बॉडी। इसको लिखिए जरा सा, इस सेंटेंस को, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखिए। 10 ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, कोई ज्यादा इसको लोग पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं, लेकिन इससे समझने वाली बहुत सारी बातें है ना। हमारे सवालों में, कैलकुलेशन में हमें समझने में बड़ा आसान रहेगा कि सेम फोर्स अप्लाई किया गया सेम टाइम के लिए, तो चेंज इन मोमेंटम 0 होगा, कितना तुरंत आंसर आ जाता है। तो लिखिए द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम, इसका 10 द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम cause, check, cause the same moment, same change in momentum, same change in momentum, याद रखिएगा change in momentum, same change in momentum for different body, for डिफरेंट बॉडी, ठीक, डिफरेंट बॉडी, जैसे कि M1 M2 था, ठीक, सेम मोमेंटम फॉर डिफरेंट बॉडी जैसे कि M1 एंड M2 था, ठीक ना। अब चलिए ऑब्जर्वेशन नंबर 5, ऑब्जर्वेशन नंबर 5 इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 5। चलिए पांचवा ऑब्जर्वेशन यह है कि मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम में है, मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम, बात को समझिएगा, मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम दोनों की बात चल रही है, ठीक ना। मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम में है सेम डायरेक्शन, या तो हो सकता है दोनों की डायरेक्शन सेम हो, जैसा कि होता है इन केस ऑफ लीनियर मोशन में, या फिर डायरेक्शन क्या हो दोनों की डिफरेंट हो, ठीक, जैसा होता है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन में। अब इन दोनों को समझते हैं जरा। जैसे लीनियर मोशन है, ठीक, लीनियर मोशन का मतलब अपने स्ट्रेट लाइन मोशन, ये m ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी v1 है, ठीक है। और इसके बाद ये लीनियरली कहां चला गया, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होते हुए ये m है और इसकी वेलोसिटी v2 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो किधर आएगी, कहेंगे p1, इसकी डायरेक्शन भी किधर है, इधर की तरफ, यानी इधर की तरफ। ये देखिए p2 इधर की तरफ। अब इसमें मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम की जरा डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है ना। मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन तो ये होगी। अब चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है, यानी डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या होता है, तो कहेंगे यानी P2 माइनस का P1 आ जाएगा। जब P2 माइनस P1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कहेंगे यानी यहाँ इसका मतलब अगर हम एक वेक्टर बना ले, इसको P2 वेक्टर, इसको कितना, ये वेक्टर, ठीक, बात को समझिए। अब ये डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी कम है या ज्यादा। मान लेते ये वाली कम थी, ये वाली ज्यादा थी, मान लेते ये वाली कम है, ये ज्यादा, अटेंड कर लिया इसने स्पीड ज्यादा, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा पी। अगर ये वेक्टर इस तरीके से है, देखिए ये वेक्टर किधर की तरफ है, इधर की तरफ, चलिए यही बनाते हैं इसको, ये यहां पर इधर की तरफ है ये वेक्टर P2, और ये वाला वेक्टर है इधर की तरफ P1। तो डेल्टा P निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वाला वेक्टर तो जैसा वैसा ही रहेगा, यहां पर माइनस का इनिशियल करना है, क्या करना, माइनस इनिशियल, ठीक। तो माइनस इनिशियल करने के लिए क्या करना होता है, यानी ऐसे। अब अगर P2 ज्यादा है P1 कम है, ऐसा हमने माना भी है कि V2 इज ग्रेटर देन V1, हमारे केस में हमने क्या लिया कि V2 इज ग्रेटर देन V1। तो इसका मतलब P2 अगर ज्यादा है और P1 कम है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर की तरफ, यानी ये आ जाएगी डेल्टा P की डायरेक्शन, ये डेल्टा P की डायरेक्शन आएगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ठीक। तो ये हो गया लीनियर मोशन में, यानी P1 इज इक्वल टू m इंटू V1, P2 इज इक्वल टू m इंटू V2।
तो डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1, ये P1 वेक्टर, यहां पर P2 वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन मोमेंटम में सेम है, यानी मोमेंटम की डायरेक्शन इसके लिए भी सेम आ गई। लेकिन अगर हमने माना कि V2 इज ग्रेटर देन V1 है, इसका मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1, और हमसे कहा जा रहा है कि P2 माइनस का P1 करना है, यानी इसको आपको माइनस कर लेना है। ठीक, अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कहेंगे उसकी डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगी। क्लियर है बात, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ। अगर V1 अगर ज्यादा होता तो यानी V1 ज्यादा होता तो डायरेक्शन क्या हो जाती, अपोजिट हो जाती। ठीक, तो इसका मतलब यानी मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम में हैव सेम डायरेक्शन, हो सकता है कि सेम डायरेक्शन, ये कंफर्म नहीं है कि सेम ही डायरेक्शन, में हैव लगा हुआ शब्द में हैव सेम डायरेक्शन या फिर डिफरेंट डायरेक्शन। इन केस ऑफ लीनियर मोशन में देखने को मिलता है कि हाँ इसमें सेम डायरेक्शन के चांस मिलते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन, अब डिफरेंट डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में, अब सर्कुलर मोशन वाला केस देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे सर्कुलर मोशन में है, m मास की बॉडी है। ठीक, आपने जब इसका m मास की बॉडी है और आप यहां पर इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर की तरफ v1 है। ठीक, और जब यहां कंसीडर करेंगे, है ना, स्पीड भले ही सेम हो स्पीड, तो ये देखिए यहां पर है v2। अब आ जाइए यहां पर जब आप मोमेंटम देखेंगे तो यहां पर p2 कह देंगे यहां पर, और यहां पर P1 कह देंगे, P1 कह देंगे। हमें पता है डेल्टा P, देखिए मोमेंटम की डायरेक्शन अलग अलग है, यहां पर मोमेंटम की डायरेक्शन अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर, यहां पर मोमेंटम की डायरेक्शन ये भी इधर की तरफ और इसमें इधर की तरफ, यानी डिफरेंट डायरेक्शन आ गई दोनों की मोमेंटम की, इस पॉइंट पर अलग, इस पॉइंट पर अलग। अब आती है बात चेंज इन मोमेंटम की। चलिए किसी एक पॉइंट से P1 और P2 को बनाना है, यानी चेंज इन मोमेंटम का मतलब डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस का P1 करना है, P2 माइनस का P1 करना है। जब P2 माइनस P1 करना है, इसका मतलब किसी पॉइंट से अगर आप, है ना, पैरेललोग्राम मेथड का इस्तेमाल करें तो आपको पहले क्या बना, P2 बनाने के बाद माइनस P1 करना होगा, यानी P2 का मतलब ये हो गया P2, ये देखिए P2 हो गया, ये हो गया। ठीक, हमने इसको बना लिया P2, फिर माइनस P1 इधर की तरफ है, यानी ये देखिए इधर की तरफ हो जाएगा ये माइनस P1, ये हो गया ना, ये P1 इधर था, हमने माइनस P1। अब आपको रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये देखिए इसका रिजल्टेंट आ गया डेल्टा P। क्या इसकी डायरेक्शन अलग है, बिल्कुल अलग है, यानी इसकी डायरेक्शन सबसे अलग है, ये आ जाएगा डेल्टा P। अगर आपको एंगल पता होगा तो आप बना लेंगे। क्लियर हो रही बात है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसको यहां पर भी बना सकते थे, यहां पर चाहे जहां। ये सर्कुलर मोशन का केस हो गया और ये लीनियर मोशन का केस हो गया। अब हेडिंग डालिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, न्यूटन का दूसरा नियम क्या था, गति विषयक नियम। ठीक, तो चलते हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब आती है बात न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पेज नंबर 94, काला अक्षर भैंस बराबर मोटा मोटा लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है उसमें कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। क्या मतलब हो गया, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी बॉडी का हो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कहेंगे अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और किस डायरेक्शन में वर्क करता है, कहेंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। तो इसको जरा समझते हैं ये क्या है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, एक यहां पर देखिए, जैसे हमने मान लिया कि एक बॉडी है m1 मास की, m मास की। ठीक, इसकी वेलोसिटी यहां पर v1 और एक कुछ देर बाद वेलोसिटी इसमें अटेंड हो गई v2। ठीक, टाइम t बाद, यानी t इज इक्वल टू 0 से लेके t बाद इतना टाइम हो गया, यानी यहां से यहां तक टाइम t लग गया इसको पहुंचने। तो यहां पर आप P1 निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, P1 इज इक्वल टू कहेंगे m v1, चूंकि सेम डायरेक्शन है वेक्टर लगा भी नहीं सकते, कोई जरूरी नहीं है, है ना, लगाए ना लगाए, फिलहाल m v2 आ जाएगा। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम, हमें पता है चेंज का मतलब ही क्या होता है, यानी चेंज इन मोमेंटम दैट मींस डेल्टा P इज इक्वल टू कहेंगे P फाइनल, यानी P2 माइनस का P1। जब P2 माइनस P1 करने के लिए कहा जाएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m और ब्रैकेट में v2 माइनस v1, ये पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी ये हो गया डेल्टा P। ठीक, डेल्टा P, इसका मतलब यानी डेल्टा P इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू डेल्टा P। चलिए क्लियर है बात। अब न्यूटन जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, बात को समझिए। ठीक,
न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से उन्होंने कहा कि जो फोर्स है अप्लाइड, ये जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, ठीक है ना, चेंज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये कितने टाइम में चेंज हुआ, तो कहेंगे मान लीजिए ये टाइम टी, या इसको कह लीजिए डेल्टा टी पूरा, ठीक है ना, ये डेल्टा टी है, मतलब टी इज इक्वल टू 0 यहां पर है और ये है टी टाइम, तो यहां आ जाएगा डेल्टा टी, ठीक ऐसे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उन्होंने बताया कि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये उनका नियम है। उन्होंने बताया अभी न्यूटन सेकंड लॉ में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक ठीक, यानी इसकी डायरेक्शन क्या है, कहेंगे इसकी डायरेक्शन भी है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा उसी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी किसकी, कहेंगे फोर्स की, या यूं कह लीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी, कहेंगे अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होगी। क्लियर है बात। अब यहां पर हम के लगा सकते हैं, के इज इक्वल टू 1 लिख दें, तो आगे चलते हैं जरा सा, है ना, इसका मतलब हम ये कह देंगे फोर्स इज इक्वल टू कितना, यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक, प्रोपोर्शनल साइन हटाया, के लिखा, के की वैल्यू 1 रखती है, ठीक, ये मिल गया आपको। और डायरेक्शन अगर पूछी जाए तो कहेंगे डायरेक्शन ऑफ पी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसमें आपको ये लिख देना होगा। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ज्यादा एनसीईआरटी में ही दे रखा है, ठीक है, तो इसके लिए कोई ज्यादा वो 3-5 वाला नहीं, ट्रिक और टिप्स तो अपनी जगह है, कैसे एफ इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करना है, ठीक ना, वो सब अपनी जगह है, लेकिन इसको नोट्स में लिखना, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे समझ में आए, इसके लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक। चलिए अब आपने इतनी बातें लिख ली, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अगेन देखिए आपने क्या लिखा कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा पी की जो वैल्यू है अभी आपने कैलकुलेट करके लाई कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी होता है, तो यानी अब आप F इज इक्वल टू क्या रख देंगे यहाँ पे, डेल्टा पी की जगह m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक। अब आपको पता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, तो आप पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन, दैट मींस एक्सेलरेशन सिंपली आप हम लिखेंगे, यानी एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक। ये अगर बॉडी का मोशन लीनियर है, ठीक, तो आप वेक्टर का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर बॉडी का मोशन प्लेन में हो रहा हो, या फिर हमने जो रेफरेंस पॉइंट लिया है, यानी ओरिजिन ऑफ, है ना, जैसे ओरिजिन कोई ले ली हमने, ये रेफरेंस ओरिजिन जो हमने लिया वो, और यहां से एक्स वाई जेड एक्सिस में सारा कुछ हो रहा है, तो यानी ये सब वेक्टर आई जे के में यूनिट वेक्टर का काम करेगा, इसलिए वेक्टर हमने डिनोट कर रखा है, ठीक। यानी F इज इक्वल टू एम ए, क्यों, क्योंकि यहाँ A इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी फाइनली हमने क्या सीखा, फाइनली हमने ये देखा कि F इज इक्वल टू, इसको इसी के नीचे लिखना है, इसी के नीचे लिखते चले जाना है, यानी फाइनली हमने देखा कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी हो सकता है, या फिर इसी को M इंटू ए हो सकता है, या ऐसे लिखिए m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो सकता है, या इसी को लिखेंगे m इंटू ए हो सकता है, ठीक। ये हमारा फाइनल फार्मूला बन गया फोर्स का, क्या बन गया, फाइनली फार्मूला बन गया फोर्स का। एप्लीकेशन है ये न्यूटन सेकंड लॉ का, यानी F इज इक्वल टू एम ए इज न्यूटन सेकंड लॉ, कहेंगे नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए नहीं है, बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ये है न्यूटन सेकंड लॉ। और ये कहां से आ रहा है, कह रहे हैं ये इसके एप्लीकेशन है, ये इसका कैलकुलेशन पार्ट है। F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी में जब आप m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी करते हैं, तब आप m इंटू ए मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक। तो F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ है, कहेंगे नहीं न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, उसका एप्लीकेशन है, ठीक। तो इस बात को नोट कर लीजिए। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट आपको पता ही है, यूनिट फोर्स की, जो फोर्स निकल के आया उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू आपको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे, mlt माइनस 2। तो इसके बाद अब इसी के नीचे ये वाली लाइन लिखने के बाद ये लिखिएगा, इसी के नीचे ठीक इसकी यूनिट वगैरह लिख लीजिए, इसी के नीचे ठीक इसकी यूनिट, तो यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी न्यूटन, ठीक, या फिर डाइन भी लिखते हैं, सीजीएस में डाइन हो जाती है, ठीक, या फिर इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से भी लिखते हैं,
ठीक, ये सब यूनिट हो जाती है। डायमेंशन क्या होगी तो आपको पता है MLT-2 होता है। डायमेंशन क्या होती है? MLT-2। अब चलिए कुछ नोट्स लिखते हैं। तो ये रहा न्यूटन सेकंड लॉ पूरा, है ना, विद डेरिवेशन। इसमें डेरिवेशन जैसा कुछ है नहीं, डेरिवेशन जैसा कुछ है नहीं, ये तो केवल वैल्यूज रख रहे हैं ना। आप डेल्टा पी की वैल्यू रखा आपने, डेल्टा टी रखा, तो आप कह रहे हैं फोर्स आएगा। ये डेफिनेशन है, दरअसल ये लॉ जो है ये एक डिफाइंड जो लॉ है उसी का पार्ट है। इसमें कुछ डेरिवेशन या कैलकुलेशन टाइप कुछ नहीं है, इसमें केवल वैल्यू आप अलग अलग रख के अलग अलग फॉर्मूले ऑप्शन कर रहे हैं, है ना। तो इसको नोट करिए। अब आगे चलते कुछ नोट्स जरा लिखिए। कुछ नोट्स उन्होंने करके देखा है, ठीक, 1 2 3 4 करके लिखा है ना पेज नंबर 95 पर। पेज नंबर 95 पर 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा है, 5 6 इस तरीके से, ठीक। तो उस नोट्स को जरा समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हेडिंग डाल दीजिए न्यूटन्स नोट्स फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ। कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं जरा। हाँ भैया, कुछ नोट्स जरा पढ़ लेते हैं, ये काम आएगा, ये काम आएगा। नंबर 1, पहली बात उन्होंने बताई, हेडिंग हो गई है नोट्स फॉर न्यूटन सेकंड लॉ। पहली बात कह रहे हैं कि अगर F0 यानी F0 का मतलब नेट फोर्स जीरो। एक चीज और याद रखिएगा, जो ये फॉर्मूला आपने लिखा है, खैर अभी नोट्स में आ जाएगा, नोट्स में आ जाएगा, घबराइए मत। चलिए, तो नंबर 1 वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जो ये F अप्लाइड फोर्स या नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए, ठीक, तो बताइए एक्सेलरेशन बॉडी का क्या होगा? वो भी जीरो होगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही था, या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था, या न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था कि जब तक किसी बॉडी पर फोर्स लगाया ना जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना जाए, उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो कांस्टेंट मोशन में है तो वो कांस्टेंट मोशन में रहेगी, यानी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो इस बात को यहां पे लिखिए। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं या तो रेस्ट में हो सकती है बॉडी, या फिर अगर डेल्टा वी जीरो हो जाए, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। डेल्टा वी या तो रेस्ट में हो या डेल्टा वी जीरो, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है बॉडी का, यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। जब यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है तो यानी न्यूटन सेकंड लॉ किसके कंसिस्टेंट है, किसके अनुरूप है? कहेंगे फर्स्ट लॉ के अनुरूप है। इस बात को लिखा है कि न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज सेकंड लॉ कंसिस्टेंट विद फर्स्ट लॉ, ठीक। तो इस बात को लिखिए यहां पे आप। इसका मतलब जो सेकंड लॉ है कंसिस्टेंट का मतलब अनुरूप, ठीक उसी के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, अनुरूप, ठीक है ना। अनुरूप मतलब उसी के रूप जैसा, उसी के जैसा, ठीक है। सेकंड लॉ कंसिस्टेंट विथ फर्स्ट लॉ, यह पूछा जाता है। नोट नंबर 2, नोट नंबर सेकंड, दूसरा, चूंकि जो फोर्स है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो 3D में अप्लाई हो सकता है। 3D का मतलब, 3D एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि मतलब ये कि अगर कोई बॉडी यहां पर रखी गई है और इस पर, है ना, आपने एक रेफरेंस पॉइंट वो लिया और यहां से इस पर इधर की तरफ इधर की तरफ इधर की तरफ फोर्स आपने लगाया, यानी ये क्या हो गया? क्योंकि 3D फोर्स, 3D फोर्स नहीं होता है, आपने 3 फोर्स अलग अलग डायरेक्शन से अप्लाई कर दिया, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन से, ऐसा है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन से अप्लाई कर दिया। जिससे वेलोसिटी 3D वेलोसिटी नहीं हो सकती। जैसे ना अगर कोई कहे कि कौवा की जो वेलोसिटी है 3D, नहीं, आप देखने का नजरिया आपका 3D है कि आप सोच रहे हैं 3D। वो भाई अगर जाएगा तो भले थोड़ी देर के लिए इधर जाएगा फिर इधर चले जाएगा, यही तो होगा। तो आप ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं? अगर वो अपने लिए क्या करेगा, वो उसको तो मजा है, हमने कुछ दूर इधर गया फिर कुछ दूर इधर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया, ये 3D से थोड़ी कहेंगे। ये हमारा ऑब्जर्वेशन का तरीका है कि हम अपने रेफरेंस पॉइंट से इमेजिन कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं, तो पता चला कि 3 डायमेंशनल मोशन हो रहा। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है बताओ? 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, ये क्या चीजें हैं? जैसे ये लीनियर मोशन है ना, इसको कहेंगे लीनियर मोशन,
अगर कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल कर दिया तो कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन। क्या है ये टू डायमेंशनल मोशन? मतलब क्या है टू डायमेंशनल मोशन का? भाई बॉडी तो एक ही है, वो इधर से इधर चली गई। ऐसा थोड़ी हुआ कि यही बॉडी इधर भी गई, यही बॉडी इधर भी गई, ऊपर भी गई। नहीं, हम देख रहे हैं यहां से, जब हम यहां से देखना शुरू करें तब हमें लगा कि ये ऊपर भी गई और यहां गई। ठीक, इस बॉडी के साथ आप हो जाइए तो आपको पता नहीं लगेगा आप कहां गए। ठीक, इसी तरह से यानी चलिए मान लेते हैं टू डायमेंशनल मोशन आपने कह दिया, हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन 3D डायमेंशन, कौवा और उदबिलाव जो कूद रहे हैं वो 3 डायमेंशन, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये ऑब्जर्वेशंस के तरीके हैं। जैसे आपने यहाँ फोर्स के डायरेक्शन लगाई आपने 3 तरीके से, एक एक्स में, एक वाई में, एक जेड में। 3D फोर्स थोड़ी हो जाएगा कि फोर्स 3D लग गया, मतलब एक ही फोर्स लगाया और 3D हो जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा? ठीक, तो यहाँ पर फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये 3 डायमेंशनल एप्लीकेशन इसका देखने को मिलेगा। तो इसी चीज को लिखे हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो कि वेक्टर लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। यानी ठीक, यानी इसका मतलब 3 डायमेंशनल इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, 3 डायमेंशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक, इज वेक्टर लॉ। कैसा नियम है? कहेंगे वेक्टर नियम। अब इसको जरा सा करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर जो दिखाया गया है कि एम मास का ये ऑब्जेक्ट है, कोई या बॉडी है, ठीक, इस पे 3 फोर्स लगे रहे हैं, एक्स में, वाई में और जेड में। ठीक, तो अब रिजल्टेंट हो सकता है एफ नेट 0 हो जाए। कई बातें हैं ना इसमें, एफ नेट 0 हो जाए, या हो सकता है ये वाला ज्यादा हो, जैसे आपने इसको एफ वाई कह लिया, इसको एफ एक्स कह लिया, इसको एफ जेड कह लिया। जो ज्यादा रहेगा भैया उधर ही की तरफ बॉडी ठेल के जाएगी, सीधी सी बात है ना। जो ज्यादा रहेगा बॉडी फाइनली उधर ही की तरफ जाएगी। अब आपको रेफरेंस से देखना है कि इधर और इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, इधर या इधर एक्सीलरेशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ना? तो रेफरेंस से सारा काम होता है। चलिए, तो रेफरेंस पॉइंट तो आप वो काम वो ले लिए, ठीक है। इसका मतलब यानी चेंज इन मोमेंटम अगर एक्स डायरेक्शन में देखें तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है ना? इसका मतलब एफ एक्स, जो कि आप आई कैप कह लीजिए, ठीक। इसमें आई जे से डिनोट नहीं किया गया फिलहाल, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा? कहेंगे डेल्टा पी, ठीक, एक्स आई कैप अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या बनेगा? कहेंगे एम ए एक्स आई कैप, ठीक, यानी सब कुछ एक्स डायरेक्शन में। ठीक, इसी तरह से एफ वाई अगर आप लिखेंगे जे कैप, एफ वाई जे कैप, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, ठीक, ये जे कैप अपॉन डेल्टा पी। अगर यहां डी लगा हुआ है तो यहां डी लिखिए, ठीक, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम इंटू ए वाई जे कैप। ठीक, इसी तरह से एफ जेड अगर आपको लिखना हो, जो कि के कैप डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो उसके लिए डी और यहाँ पे पी जो कि जेड, ठीक है ना, और यहाँ के कैप अपान क्या लिख देंगे? डेल्टा टी, ठीक, इज इक्वल टू एम और यहाँ पे क्या? ए जेड के कैप, आप ये लिख देंगे। ठीक, फाइनली आपको मिला क्या? तो अब कुछ बातें भी लिखी, उन बातों को लिखना जरूरी है। लिखा ना, दिस मीन्स दैट इफ अ फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बट मेक सम एंगल विद इट चेंज ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस बात को लिखना है। इसको लिखिए जरा सा यहाँ पे, अभी सब मिटाते हैं फिर इसको लिखिए। चलिए आगे, इसका मतलब एफ नेट कितना लगा उस बॉडी पर? अगर उस बॉडी पर एफ नेट निकाला जाए तो क्या कहेंगे? कहेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। यही तो हुआ, एफ नेट इतना लग जाएगा। और इस एफ नेट को कई रूप में आप लिख सकते हैं। एफ नेट को फिर आप लिख सकते हैं किसके? कहेंगे चेंज इन मोमेंटम के टर्म में। तो वो सेंटेंस कहां लिखा जाए? जो उन्होंने लिखा, बहुत जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट। ठीक, ये वाला आप अपनी कॉपी में ऊपर की तरफ बना लीजिए, ठीक है। यहीं पे चलिए इसके आगे करते, पहले वो सेंटेंस लिख ले जो इसके टर्म में उन्होंने बताया है, फिर उसके आगे कहानी लिखते हैं। ये आपने लिख लिया यहां तक। अब उस सेंटेंस को लिखिए, इफ अ फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इफ अ फोर्स इज
not parallel to the velocity of the body, ठीक, body, but make some angle with it, but makes some angles, ठीक, some angle with it, तो क्या होगा, ठीक, तो क्या होगा, it changes only component of velocity along the direction of force, only the component of velocity, ठीक है ना, component of velocity along the direction of force, अब मतलब जरा समझते हैं इसका, ठीक, आगे इसमें द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू द फोर्स, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है ना, नॉर्मल टू द फोर्स, ठीक, रिमेन अनचेंज, अनचेंज्ड, ये कहानी इससे आ रही है, मतलब अब जरा समझिए, मतलब इसका मतलब यहां पे हम लोग समझ लें, यहां पे जैसे मान लीजिए अगर एक बॉडी है यहां पे, ठीक, ये रहा, और आपने इस पे कुछ फोर्स लगाया, ठीक, ये बॉडी ऐसे जा रही थी, जाएगी तो ऐसे ही, जाहिर सी बात, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, आपने इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया इधर की तरफ कुछ एंगल पर, ठीक, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर की तरफ जो होगा एफ साइन थीटा, और एक इधर की तरफ जो होगा एफ कॉस थीटा। बात को समझिए, कह रहे हैं इफ फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बट मेक सम एंगल विद इट, इट चेंज द ओनली कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा ना कि इट चेंजेस ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसी कंपोनेंट को चेंज करेगी जो कि क्या हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहां पर ही हमने फोर्स ऐसे अप्लाई किया, तो यानी ये वाला जो है, ये देखिए, ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये कंपोनेंट इसका इधर की तरफ आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट इस वेलोसिटी को बदलेगा या यही वेलोसिटी को चेंज करेगा, कम या ज्यादा, ठीक है ना, कम या ज्यादा, ये वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी इस कंपोनेंट से, इस कंपोनेंट से, बात को समझिए। लेकिन एफ साइन थीटा इस वेलोसिटी को कम ज्यादा नहीं करेगा, जो इसके नॉर्मल कंपोनेंट होगा, यानी वेलोसिटी और फोर्स का जो रिलेशन है, यानी ये वेलोसिटी है और ये फोर्स का कंपोनेंट जो कि नॉर्मल है वेलोसिटी से, ये अनचेंज रहेगा, ये अनचेंज रहेगा, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। इस कहानी का मतलब यही है, तो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक। अच्छा, अब यहां पे तो इन्होंने वेलोसिटी को कंपोनेंट कर दिया, हमने यहां पे फोर्स को कंपोनेंट कर दिया। केस सेकंड ले लेते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे चल रही है, ठीक, ऐसे, और ये हवा में चलना शुरू करी, ऐसे आपने फोर्स इसको ऐसे लगा दिया, थीटा, ये है वेलोसिटी, इधर की तरफ आप बना लेंगे v cos थीटा, ये फोर्स के डायरेक्शन, और ये v cos थीटा, तो इधर की तरफ v sin थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज होगा, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट f के अलोंग होगा वो चेंज होगा, जो इस फोर्स के ठीक परपेंडिकुलर होगा वो चेंज नहीं होगा। इस फोर्स के यानी अप्लाइड फोर्स से क्या चेंज हो जाएंगे, कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो जाती है, जाहिर सी बात, अगर आपने फोर्स लगाया तो वेलोसिटी चेंज होगी, या तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी या फिर रुकेगी, डिसेलरेट करेगी, दोनों में से एक तो होगा ही होगा। तो ये v cos थीटा बदलेगा, v cos थीटा का बदलेगा का मतलब यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम या ज्यादा होना तय है, तो कम या ज्यादा होना तय है, तो इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट, कहेंगे वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द फोर्स है वो नहीं चेंज होगा, वो रिमेन सेम रहेगा। इसकी बात, ये जो दूसरी बात के नीचे जो लिखा हुआ है वो यही लिखा है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक। अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं जरा इसके आगे और क्या क्या हमें मिलेगा, इसको नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और ले रहे हैं वो,
चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और से समझा रहा है। एक एग्जांपल कह रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में आपने पढ़ के आया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने क्या पढ़ा, देखिए ठीक इधर की तरफ, तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ वर्क करता था, यानी एक ही डायरेक्शन में। तो अगर इसको इस वेलोसिटी से फेंका गया था यू से, तो इधर की तरफ एक कंपोनेंट था यू cos थीटा और इधर की तरफ कंपोनेंट था यू sin थीटा। ठीक, याद है कि सब खत्म। तो इसका ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा इधर ही रहता था, हमेशा ये यू cos थीटा ही बना रहता था, यू cos थीटा ही बना रहता था। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड, यानी इस तरीके से, इस तरीके से, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये ठीक इस फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो ये रिमेन अनचेंज रह जाता है। ये क्या होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट है, जब आप यहां पर देखे थे तो यहां पर आप कहेंगे यू sin थीटा, यू sin थीटा। ठीक, यू sin थीटा डैश, यहां पर यू डैश कहिए, यू डैश कहिए, यू वाई डैश आप कहिए, ठीक है ना। ये यानी इस y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है का कंपोनेंट, यानी y वाली जो डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी, कम ज्यादा होती रहती थी। इसकी वजह से हाइट अटेंड होती थी, ठीक, और यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट करते थे। याद आ रहा है कुछ, 2u sin थीटा बाई जी, किसकी वजह से कह रहे हैं, जिस पर असर करता था ये ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स चूंकि डाउनवर्ड है, और ये देखिए यू cos थीटा यानी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, दोनों में कितने का एंगल है, कहेंगे 90 डिग्री यानी नॉर्मल है, इसलिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर काम नहीं कर पा रहा था। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करे इसके लिए क्या करना होगा, यानी इसका मतलब कोई फोर्स अगर यहां मान लीजिए यहां पर हमने एक बॉडी रख दी और कोई फोर्स, ठीक है ना, ये वेलोसिटी इसकी इधर की तरफ है और फोर्स हमने इधर की अप्लाई कर दिया। अब वो फोर्स इतना नहीं है कि इस बॉडी को उठा पाए, इस बॉडी को उठा पाए, इतना ज्यादा नहीं है कि इस बॉडी को उठा ले जाए, ठीक, तो क्या इसका असर इस वाली वेलोसिटी पे आएगा, कहेंगे नहीं आएगा, कहेंगे नहीं आएगा, कोई असर नहीं होगा। अगर या तो अप्लाई कर दिया जाए या फिर ये, हाँ बॉडी हो सकता है डिफॉर्म हो जाए, टेढ़ी हो जाए, छोटी हो जाए, बड़ी हो जाए, लेकिन इस वेलोसिटी पर असर नहीं आएगा। अगर ये इतना ज्यादा नहीं है कि इसको जमीन के अंदर डाल दे, इतना ज्यादा नहीं है कि ये इसको ऊपर उठा दे, तो इसका मतलब अब इसका एक बड़ा रोल होता है। अब वो एस सी वर्मा सर का एक लेक्चर ध्यान से सुनिए, एक लेक्चर ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहीं पर वो कर रहे थे, एक मीटिंग ले रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये देखिए इधर की तरफ एक फोर्स हमने लगा दिया, कह रहे थे कि इधर की तरफ फोर्स लगा दिया, ये फोर्स इधर की तरफ, तो ये बॉडी स्लिप क्यों नहीं करती डाउनवर्ड, बॉडी को स्लिप क्यों नहीं करती। इसका मतलब यानी एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा इस वॉल को, इस वॉल और इसके बीच, इस वॉल और इसके बीच एक फोर्स काम कर रहा होगा। जाहिर सी बात है कि अगर ये स्लिप कर रही है तो इसकी मतलब है कि यानी इधर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, जिसको हम वेट कह लेंगे इसका, ठीक, इसका वेट कह लेंगे। इस वेट, अगर ये स्लिप नहीं कर रही है, क्या इस फोर्स से कोई लेना देना है, कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी स्लिप की डायरेक्शन है वो नीचे ऊपर है। तो इसका मतलब इस वेट और इस वॉल की बीच में, यानी इस ये जो है कांटेक्ट सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। ये अगर ये और ये बैलेंस हो जाए तो ये रुकी रहेगी, अगर ये बैलेंस ना होगा तो हो सकता है ऊपर या नीचे चली जाए, ठीक है। बैलेंस नीचे, मोस्टली नीचे ही जाएगी, ऊपर क्यों जाएगी, ऐसा तो कोई तरीका है नहीं। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि ये जो अप्लाइड फोर्स है, जो कि नॉर्मली इधर की तरफ इसका एक रिएक्शन फोर्स जो कि नॉर्मल या आर से डिनोट कर लीजिए, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इनसे स्लिप का कोई लेना देना नहीं। अगर बॉडी स्लिप नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नॉर्मल और ये बैलेंस किए हुए हैं, और यहां पर ये जो वेट है ये फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस, ये फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस है, केवल अकेले ये इसको नहीं रोक पाएगा। ये उनका लेक्चर है, तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट समझाया था, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा जगह जगह, तो आप पढ़ते तो हैं, खैर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, तो इस बातों को नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, आपने जो एफ कैलकुलेट करके लाया जरा उसको देखते हैं। कहां तक हो गया था, यानी ये यहां तक हो गया, एफ नेट तक, यानी आप यहां तक लिख लिए थे कि एफ नेट, ठीक, इज इक्वल टू एफ एक्स, थोड़ा नीचे लिखते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस का एफ वाई जे कैप प्लस का एफ जेड के कैप, ठीक। और ये सारी आपने अभी कैलकुलेट कर लिया है, तो कहेंगे डेल्टा पी एक्स
आई कैप अपॉन डेल्टा टी इसको लिख सकते हैं। और इसको देखिए, ये सारी की सारी बातें आप एकदम जैसे वेक्टर में कर रहे थे ना, सारी चीजें जब एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, है ना, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर या मोशन, क्या था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, जब वो सारी चीजें पढ़ रहे थे तो वेक्टर के सारे रूल, यहां पर भी वेक्टर के सारे रूल लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो यानी डेल्टा पी और यहां पे कह देंगे वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। ठीक, इसी तरह से ये भी बन जाएगा, क्या, ये जे कैप है भैया जी, डेल्टा पी, ठीक, जेड के कैप अपॉन डेल्टा टी, ये हो सकता है। अब आगे इसी तरीके से इस फॉर्मूले को और आगे आप करें तो यानी क्या लिखेंगे, एम डेल्टा पी की जगह डेल्टा वी, ये सब लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। इसकी जगह एम, अगर मास है बॉडी का तो एम लिख के इस तरह से लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब अगर बॉडी का मास एम है तो एम इंटू क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस, यहां पे चलिए एक साथ अगर लिखना चाहें, है ना, क्या बार बार लिखें, एक ही फॉर्मूले में लिख दे, यानी एम इंटू ए एक्स आई कैप यानी एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये आ जाता एफ नेट। अब पूरी कहानी में क्या आ रहा है कि यानी नेट फोर्स एक वर्क करेगा, नेट फोर्स वर्क करेगा तो यानी एक्सेलरेशन भी नेट मिलेगा हमें, नेट एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, और टोटल मास हमें बॉडी का। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक, इस तरीके से ऐसे, फिर ये इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से, और इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से रख दी गई, तो यहां पर जब आप फोर्स लगाएंगे और ये तीनों को कहा जा रहा है कि इस तरीके से ऐसे कांटेक्ट में कि तीनों एक रिजिड बॉडी की तरीके वर्क कर रही है, तो आप जब इस पे फोर्स लगाएंगे यानी फोर्स, तो आप ये एफ नेट लिख रहे हैं ना फोर्स, तो कहेंगे m1 m2 और m3 को ऐड, यानी एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कहेंगे यानी m टोटल इंटू ए नेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार काम आएगा, कई बार ये काम आएगा जब आपसे कहा जाएगा कि एक स्ट्रिंग से एक मास ऐसे रख दिया गया है, एक मास ऐसे रख दिया गया, एक मास ऐसे रख दिया गया, और इस पर एक फोर्स लगाया गया, और ये इधर की तरफ स्मूथ सरफेस पे रखे गए, तो कहेंगे ये m1 है, ये m2 और ये m3 है। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम हम निकालते हैं, और नेट एक्सेलरेशन के लिए कहेंगे ये जो एफ नेट है इज इक्वल टू m टोटल, टोटल मास इंटू ए नेट, क्या आएगा, यानी होल सिस्टम का पूरा ए नेट यहां से कैलकुलेट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक, कि किसी एक पर्टिकुलर बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं आएगा, बल्कि पूरे सिस्टम में कितना एक्सेलरेशन है वो आएगा, ठीक। तो अब चूंकि ये क्या है, देखिए, अब यानी आपने इस पे फोर्स लगाया, इसका भी एक्सेलरेशन यही है, इसका भी एक्सेलरेशन यही है, इसका भी एक्सेलरेशन, ये नहीं है कि इसका एक्सेलरेशन कुछ अलग, इसका एक्सेलरेशन कुछ अलग, इसका एक्सेलरेशन कुछ अलग, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। तो ये चीजें हम लोग इसके एप्लीकेशन देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ जब पढ़ लेंगे तब, तो ये सब बातें यहीं से आ रही हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थर्ड लॉ में ज्यादा कुछ थोड़ी है, तो बीडी बना के फटाफट सॉल्व करिए, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ठीक। तो ये बातें आप नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे अभी आपने क्या सीखा कि एफ जो है ये है, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी डिफरेंशिएशन टर्म। तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, बिल्कुल ग्राफ बना सकते हैं। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, यानी स्लोप ऑफ डेल्टा पी, देखिए अगर यहीं इस बात को लिखा है स्लोप ऑफ पी एंटी ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन पीटी गिव्स क्या देगा, फोर्स, तो इस बात को लिखिए यहां पे, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा तो इसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा कि स्लोप ऑफ, और उसको उधर ग्राफ भी बना लिया जाए, स्लोप ऑफ मोमेंटम एंड टाइम ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक, या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन पीटी कर्व, ये सब पीछे से पढ़ के आए हम लोग, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहीं सब ये आया था, और फिर उसी का एप्लीकेशन हम आगे देख ले रहे हैं, टेंजेंट ऑन पीटी कर्व, ठीक, पीटी कर्व गिव्स फोर्स, ठीक। जैसे आप यहां इसके लिए ग्राफ बना लीजिए, देखिए मान लीजिए ये P है और यहां पे T है, और ये लाइन ऐसे गई हुई है,
तो इसका जो स्लोप आएगा, यानी स्लोप का मतलब आप समझते हैं, स्लोप का खूब बढ़िया से मतलब, यानी ये हो जाएगा डेल्टा पी इतना, और ये हो जाएगा डेल्टा टी, और ये होता थीटा। यानी स्लोप का मतलब एम, या फिर इसी को लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, कहेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है क्या, कहेंगे फोर्स। ये तो हो गया इसके लिए, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए अगर इसी का ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ, कर्व बना हुआ कोई ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर आपको निकालना है, ये है टाइम और ये है पी, ठीक। तो आपको इस पे क्या करना है, कहेंगे एक टेंजेंट डाल लेना है। टेंजेंट ऐसे डालते हैं, एक टेंजेंट आपने इस पे डाल लिया। अब इस टेंजेंट का स्लोप लेना है, यानी स्लोप का मतलब ये चीज थीटा, ठीक। ये क्या बताएगा, कहेंगे ये जो बताएगा, यानी डी थीटा अपॉन ये एक स्लोप आपने डाल लिया इस पे ऐसे। चलिए फिर से कर दे रहे हैं आपको, ताकि साफ साफ दिखे और साफ। पीछे आपने जब उस वाले चैप्टर में किया था तो वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। आप इस पॉइंट पर एक स्लोप डालिए ऐसे। अब इसका टेंजेंट, इसका एंगल पता करिए थीटा, ठीक। स्लोप पता करिए, एक टेंजेंट डालिए, इस टेंजेंट का स्लोप पता करिए। स्लोप आपको मिला एम, तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा यहाँ कितना आएगा, कहेंगे डीपी अपॉन dt। और ये क्या है, कहेंगे ये भी फोर्स है, ठीक। ये भी क्या है, फोर्स है। तो यहां से मिल गया। अब आगे चलते हैं अगली कहानी, ठीक। आज खत्म हो जाएगा, अभी 10 पॉइंट बचे हैं। 10 पॉइंट और हैं, एक ही में उड़ा दिया जाए। चलिए उड़ा ही दिया जाए, इसी में क्या अलग से लेक्चर बनेगा, बात को समझिए। चलिए इसको नोट कर लिए, फिर आगे चलते हैं। छोटे छोटे पॉइंट से, ज्यादा नहीं, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अभी अब तीसरे पॉइंट पर नहीं, अभी दूसरे ही पॉइंट में हम लोग दूसरे नोट्स में ही आए, ठीक ना। देखिए चूंकि आपने अभी पढ़ा कि F इज इक्वल टू क्या, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक। तो यहां से आप पढ़ सकते हैं क्या, डेल्टा P इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा T, ठीक, डेल्टा T। और आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये और ये, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। यहां P इनिशियल से लेके P फाइनल तक, तो आप यहां क्या मिल जाएगा, कहेंगे यहां मिल जाएगा डेल्टा P मिल जाएगा। यानी इसको क्या लिख देंगे, इसी फॉर्मूले को अगेन हम, ये देखिए यहां पे इसको अगेन इंटीग्रल फॉर्म में बना रहे हैं, इंटीग्रल फॉर्म में बना रहे हैं डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले को इसमें। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, P फाइनल माइनस P इनिशियल यहां हो जाएगा, और यहां इंटीग्रेशन दिया रहेगा कहां से, T1 से लेके T2 तक, यानी लिमिट दी रहेगी आपको F इंटू डेल्टा T तक, डेल्टा T। चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है, वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है, इसलिए इसके x, y और z कंपोनेंट हो सकते हैं, कंपोनेंट हो सकते हैं। तो आप हर चीज के लिए तैयार रहिए, हर चीज के लिए तैयार रहेंगे, ठीक। x, y, z कंपोनेंट हो सकते हैं, समझ में आ गई बात। अच्छा, इसमें इस वाले टर्म में जो f की इक्वेशन दे रखी रहेगी इन द टर्म ऑफ t, याद रखिएगा। यहां पे p की इक्वेशन दे रखी रहेगी इन द टर्म ऑफ p की इक्वेशन ऑफ p इन द टर्म ऑफ t रहेगी, इक्वेशन ऑफ p टर्म ऑफ t, t के टर्म में इक्वेशन मिलेगी आपको। यहां पर मिलेगी इक्वेशन ऑफ फोर्स इन द टर्म ऑफ t, ठीक, इक्वेशन ऑफ फोर्स इन द टर्म ऑफ t। तो इंटीग्रेट करके आपको यहां मिल जाएगा डेल्टा p, इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, डेल्टा p मिलेगा। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, ठीक है ना। सवाल आते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक। एरिया ऑफ एफ टी कर्व, इस वाले ग्राफ से एरिया ऑफ एफ इंटू टी कर्व गिव्स क्या देगा आपको, मोमेंटम। पॉइंट नंबर 3, एफ टी ग्राफ या कर्व क्या देगा आपको भैया, मोमेंटम, गिव्स मोमेंटम। जबकि अभी स्लोप की हम बात किए तो क्या मिल रहा था,
स्लोप किसका था, कहेंगे पीटी का स्लोप क्या देगा, फोर्स। यहां पर इस तरीके से, मतलब ये कैसे बना लेंगे इसको, कहेंगे ऐसे बना लेंगे, ये एफ है और ये टी है और इसका ग्राफ मान लीजिए ऐसे दे रखा हो चाहे ऐसे दे रखा हो, चलिए ऐसे दे रखा हो। इसका एरिया निकालना होगा, इसका एरिया, इस पूरे का एरिया आपको निकालना होगा, ये एरिया। तो ये जो एरिया आएगा वो कैसे आएगा, एरिया के लिए क्या, देखिए जो फोर्स है वो आपको चाहिए इंटू डेल्टा टी चाहिए, तो इसका मतलब फोर्स इंटू डेल्टा टी। अब फोर्स इंटू डेल्टा टी जब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, कहेंगे चेंज इन मोमेंटम ही तो आ रहा है। यहां क्या मिल जा रहा है आपको, चेंज इन मोमेंटम आ रहा, तो यानी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम या सिंपली मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो गिव्स मोमेंटम। ठीक, क्लियर है बात। चलिए बात नंबर कौन सी बात हो गई है, तीसरी, इसको नोट करिए, फिर आगे कुछ और बातें। चलिए अगली कुछ बातें हैं जो कि याद करने योग्य हैं, ज्यादा उसमें समझना कुछ नहीं है। जैसे द न्यूटन सेकंड लॉ, यानी द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू अ सिंगल पॉइंट पार्टिकल। ठीक है ना, सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक, एप्लीकेबल टू अ सिंगल पॉइंट पार्टिकल, यानी फोर्स कहेंगे एफ नेट इज इक्वल टू एम इनटू ए। ठीक है, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल या फिर रिजिड बॉडी हो कोई, तो एफ नेट कितना होगा, कहेंगे एम नेट यानी मास, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये जो फोर्स काम कर रहा होगा वो कहां करेगा, कहेंगे फोर्स एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। मतलब हर हाल में हम, जैसे बहुत बड़ी बॉडी है फिर भी इसको एज अ पॉइंट चार्ज, एज अ सिंगल पॉइंट बॉडी मानकर हम ये चलेंगे कि यानी इसके सेंटर ऑफ मास पर टोटल मास इसका एम नेट यहीं इंक्लूड लाई कर रहा है, यानी भले ही पूरा ये बड़ी बॉडी और फोर्स हमारा यहीं पर लग रहा है एफ नेट सारा, हम हमेशा यही मानकर चलेंगे। ठीक, तो ये दो बातें उसके लिए हो गई। आगे बता रहे हैं एनी इंटरनल फोर्स इन द सिस्टम आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द एफ नेट। इस फोर्स में जो एफ नेट है इसमें अगर अपना इंटरनल फोर्स कोई है, ठीक है ना, इंटरनल फोर्स का मतलब जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठ गए और गाड़ी के अंदर पे अपना धक्का लगा रहे हैं गाड़ी पे खुदा बैठ के, तो वो फोर्स को इसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है कि हमने फोर्स लगाया। बात को समझ रहे, गाड़ी के अंदर बैठ के और गाड़ी पे ही धक्का लगा रहे हैं, तो इस तरीके का फोर्स आप इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5, व्हेन मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो आप सिंपली एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम इंटू डीवी बाई डी टी, यानी चेंज इन मोमेंटम है। ठीक, एम इंटू डीवी बाई डी टी, या एफ इज इक्वल टू आपको मिलेगा एम ए। अगर मास कांस्टेंट नहीं है, मास चेंज हो रहा है समय के साथ लगातार, जैसा कि रॉकेट के केस में होता है। रॉकेट के मोशन में क्या होता है, रॉकेट का जो मास है वो कम होता रहा है लगातार, क्यों, क्योंकि फ्यूल जो बर्न करके निकल रहा है ना, धुआं उसका बर्न करके, यानी जो फ्यूल ईंधन है वो भी तो उसी में इंक्लूड है, वो लगातार बदलता जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू वी, जबकि उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो वी इज इक्वल टू डीएम बाई डी टी, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कुछ उसमें फाइंड करना हो। क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इन कंजर्वेटिव फील्ड में, कंजर्वेटिव फील्ड में, जैसे कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बदलती नहीं है, जैसे आपने कह दिया एक चार्ज है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो समय के साथ बदलेगी, नहीं बदलेगी। उस केस में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, या फिर स्प्रिंग फोर्स है ना, इसकी वजह से कहेंगे, इस वाले केस में आपको फोर्स कैसे निकालेंगे, कहेंगे माइनस का डी यू बाई डी आर, इसके भी सवाल आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, या फिर माइनस का डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर, जहां डेल्टा यू क्या है, कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और डेल्टा आर क्या है, कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी या फिर कहेंगे चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे कुछ बातें और नोट करनी है, एक पॉइंट और, यानी ये 6 हो गया। 7वां पॉइंट, उसके बाद इंपल्स, इंपल्स वही चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इंपल्स। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। चलिए आखिरी पॉइंट है इसका, ठीक है ना, आखिरी में जो दे रखा है, ठीक, आखिर में देखिए, व्हेन मास अगर ग्राम में हम इंक्लूड करें, यानी मास को ग्राम में माने, वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में अगर हम मेजर करें, और एक्सेलरेशन को इतने में, तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसकी यूनिट 1 न्यूटन होती है, यानी न्यूटन अगर इसको हम कहते हैं 1 न्यूटन का फोर्स हम लगाया, तो भैया कितना डाइन बनेगा, कहेंगे सीजीएस यूनिट 10⁵ डाइन बन जाती है। ठीक,
अगर इस तरह से आपको कहा जाए 1 किलोग्राम वेट है, इसका मतलब होता है जी न्यूटन वेट है, जी न्यूटन, या फिर 9.8 न्यूटन, या फिर 980 डाइन, ये सब तो यूनिट का मैटर है। अब अगला टॉपिक है यहीं पर छोटा सा इंपल्स, ठीक है ना, पेज नंबर 96 पर, क्योंकि इसके बाद सवाल है। एग्जाम्पल 5.2 है, 5.3 है, 5.4 है, इसको हम लोग कल देखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? तो इंपल्स आई से डिनोट किया गया है, कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन। कौन सा टाइम ड्यूरेशन? देखिए, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स यानी कितना फोर्स है, एंड टाइम ड्यूरेशन इन विच चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस, ठीक, यानी I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, ठीक, और I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, या फिर इसी को एफ इंटू डेल्टा टी क्या आता है, कहेंगे डेल्टा पी। ये पढ़कर ही आ रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू, अभी नहीं पढ़े थे हम लोग, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, याद आ रहा है कुछ? फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसलिए I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी की जगह हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम, सिंपली चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इंपल्स। तो मोमेंटम क्या था? कहेंगे P इज इक्वल टू एम वी था। कहेंगे इंपल्स क्या? कहेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलेंगे? इंपल्स बोलेंगे, यानी I इज इक्वल टू कहेंगे डेल्टा P या फिर F इंटू डेल्टा टी। क्लियर है बात? अब जरा इसको समझते हैं क्या चीज है। देखिए, जैसे मान लीजिए इंपल्स का मतलब होता है आघात। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कोई बॉल आ रही है, आपको कैच करना है, ठीक, तो वो बॉल आपकी हथेली पर कितना फोर्स लगाएगी? कहेंगे हाथ ऐसे ही रखे रहेंगे तो बहुत तेजी से उछल जाएगी, हो सकता है। आपने क्या किया कि यानी उसका जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो आ रही है, उस पर फोर्स लगा के उसको धीरे से पीछे की तरफ हाथ खींचा, यानी जितना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन आपने दिया, ठीक, वो फोर्स धीरे 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 क्या हो गया, यानी कम हो गया, आपने उसको पकड़ के रोक लिया। इसका मतलब ये क्या है? इसी को कहते हैं आघात, यानी इंपल्स। समझ रहे? आघात या फिर उसी को इंपल्स कहते हैं, आवेग कहते हैं इसको हिंदी में, आवेग। और वो क्या था? संवेग। तो यानी इसके कुछ एप्लीकेशन अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो एप्लीकेशन के बारे में, इसके क्या एप्लीकेशन और क्या है ये वास्तव में, इसके बारे में ये नोट्स तो हो गया, उसमें क्या है एप्लीकेशन उसको देखेंगे, और उसका न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड, मोमेंटम से रिलेटेड, इंपल्स से रिलेटेड जितने भी सवाल आए हैं नीट में या फिर जेमेंस में, उनको अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे। तो अगली बात इन्होंने भैया क्या बताई कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इंपल्स। सिंपल सी बात। कह रहे फोर्स फिर क्या है? कह रहे फोर्स होता है भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। एप्लीकेशन क्या है इसका? कहेंगे एप्लीकेशन है इन हिटिंग या फिर किकिंग द बॉल। किसी बॉल को हिट करना हो या फिर किक करना हो, उसमें उसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा। कैचिंग द बॉल, बॉल को कैच करना हो या फिर जंप करना हो किसी सैंड या वाटर पर, यह एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद बहुत सारे सवाल लगाएंगे, ठीक। तो खूब मेहनत से पढ़िए। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन सेकंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप वो एक कांस्टेंट मोशन पढ़ लेते हैं, और न्यूटन थर्ड लॉ में वही है कि एफबीटी बना बना के सॉल्व कर लेते हैं, वो हो जाता है। लेकिन उससे आप जितने भी सवाल लगाएं, आप देखिएगा कि पुली से डबल पुली कभी नहीं आया है ना, स्ट्रिंग से मास, वो 3 मास से ज्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। एक इमेज मेज वाला जो है, एक जिसमें होता है कि पुली बना दिया, ये पुली, 2 पुली, 3 पुली, अरे 1000 पुली लगा लीजिए, वो पूछा ही नहीं जाता। सिंपली एक पुली से सवाल आता है। कोई टेंशन वाला जो आता है वो 1 ही 2 सवाल आता है। तो छोटे छोटे सवाल आते हैं, लेकिन बड़े कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, उनको हमें पकड़ना है, ठीक। बाकी तो सब हम लोग सीख ही लेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का क्या होगा, कहेंगे क्वेश्चंस होगा। क्या होगा भैया? क्वेश्चंस हम लोग आएंगे, ठीक। न्यूमेरिकल जो पूछे गए एग्जाम में वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मेहनत से एकदम पढ़ते रहिए, ठीक।